हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से हम उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। पहली चीज़ एक बार फिर देख लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। की पॉइंट्स याद रखिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के पार्टिकल पर यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें हम देख चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हमने देखा जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को किसी लिक्विड में वॉलेटाइल लिक्विड में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय एफ पी कैसे निकालोगे आप? देखिए, वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट जो कि बहुत कम होगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। कोई भी चीज़ फ्रीज तब करती है जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम पे आ जाए। जस्ट लाइक हम बॉइलिंग का करते हैं। बॉइलिंग वाटर कब होता है या बॉयल कोई भी चीज़ बॉयल कब करती है? जब एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर उसके इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट भी तभी आएगा जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि व्हेन दिस बिकम्स इन इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितना सॉलिड से वेपर लिक्विड में जा रहा है उतना ही लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हो। सो जब ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तभी वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा। अब हमें मालूम है कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में होगा, लिक्विड स्टेट में है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, या तो लिक्विड आपका प्योर फॉर्म में होता या फिर अब जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। सॉल्यूशन क्या है? सॉलिड लिक्विड का। यहाँ क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो हम मान लेते हैं कि प्योर फॉर्म के अंदर जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज T0F, ठीक। और सॉल्यूशन के अंदर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा, दैट विल बी TF, ठीक है। सो द टेम्परेचर जिसके ऊपर ये फ्रीज कर रहा है, अगर प्योर लिक्विड होता, वो प्योर के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नॉट लगा लिया, और सॉल्यूशन में अब उसका ये हो गया है। सो अब हमें ये देखना है, हमें ये मालूम है कि जब भी हम किसी भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को बनाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है? डिप कर जाता है। इसका मतलब ये टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, ये टेम्परेचर कम होगा। देखिए, अगर हम वाटर का केस देखें, सो फॉर वाटर व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से क्या कहेंगे? 273 केल्विन। और हमें मालूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड में भी। दिस वी डिड इन क्लास 9। सो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब दोनों स्टेट्स में आ रहा है तो फ्रीज कर रहा है। इट मीन्स लिक्विड सॉलिड में जितना कन्वर्ट होता है उतना ही सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। सो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन दिस फेज एंड इन द सॉलिड फेज इज ऑलमोस्ट इक्वल, तभी जाकर वो फ्रीज होने वाला है। सो यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन दिस प्योर फॉर्म एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म शुड बिकम इक्वल, तभी जाके ये फ्रीज करने वाला है। सो अब हमें देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। सो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू T0F माइनस TF। वाई? बिकॉज वी नो दैट T0F इज मोर देन TF, वी नो दैट। ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई सॉलिड किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, कोई भी सॉल्यूट डालते हैं, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, वेपर प्रेशर को बढ़ा देता है। सो वी कैन से फ्रॉम हेयर टू फ्रीज अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन should be equal to vapor pressure of solid state, or vapor pressure of liquid should be equal to solid state, right? So we can say that
डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी बिकॉज वी नो कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है. सो इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी कैन से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी स्मॉल एम. यहाँ पर ये के एफ क्या है? दिस के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे कि हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी को हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. इसके एफ की बच्चों यूनिट क्या होती है? के एफ की यूनिट क्या होगी? केल्विन केजी पर मोल. अभी देखिएगा उसको डिराइव कैसे करते हैं हम. केल्विन केजी पर मोल. सो वी कैन से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. मोलैलिटी अगर देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्स्टिट्यूट. सो वी कैन से अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना हो आई विल से के एफ इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ. बाकी सारी की सारी डेरिवेशन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, चलिए हम एक बार फिर कर लेते हैं अगर किसी को नहीं याद है तो. सो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? दैट इज n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी इन केजीज. अगर केजीज में नहीं ग्राम में हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी? स्मॉल m विच इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m1. केजी में कन्वर्ट करना है, अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 ऊपर चला जाएगा. सो यूजुअली हमें ग्राम में ही गिवन होगा, केजीज में नहीं होगा. अगर केजीज में होगा तो आपको कन्वर्जन्स करनी है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी मोलैलिटी. सो मोलैलिटी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, और के एफ इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हमने उसकी वैल्यूज पुट की हैं. डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ. m2 देखिए m2 अपॉन m2 कैपिटल M2 स्मॉल m1 इंटू 1000 इंटू 1000. दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट. किसका? ऑफ सॉल्वेंट. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो आप वहाँ पर डेल्टा टी को नीचे और मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले आएंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है m2 इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, m1 given mass of solvent in grams, m2 is molecular mass of solute, delta Tf is depression or lowering or depression in freezing point, and what is Kf? Kf is cryoscopic constant. That's it. इसको हम relative lowering के साथ साथ बुक्स में relative depression in freezing point given है तो हम उसी को लिख लेते हैं. Relative depression of freezing point of solvent. अगर इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, दिस इज द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. अब देखिए, जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी लिक्विड खाली फॉर्म है तो लिक्विड में ये रहा आपका लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि प्योर फॉर्म में. प्योर फॉर्म के अंदर आप देखेंगे इसका यहाँ पर आके फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट अस से इट इज Tf. करेक्ट. जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्यूट मिलाया इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप चला जाता है. सो दिस इज द सॉल्यूशन. और देखो
यहाँ पर आके ये जाके फ्रीज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज टी एफ नॉट, दिस इज टी एफ. नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर? दिस इज डेल्टा टी एफ. और ये देखिए स्लोप डाउनवर्ड आ गई. करेक्ट. सो दिस इज द फ्रोजन सॉल्वेंट. करेक्ट. सो अगर ये ग्राफ में आता है तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस ग्राफ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, whenever a solid non-volatile solute is added to volatile solvent, it decreases its freezing point or freezing टेम्परेचर. ऐसा रॉल्स लॉ ने दिया है. अब आप ये देखिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का अगर अकेला खुद लिक्विड होता तो उसका ये पॉइंट था जहाँ पे आके वो फ्रीज कर रहा है, यानी कि ग्रेजुअली टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग. रीड दिस ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट. नीचे आ रहा है सॉल्वेंट, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्योंकि गर्म है, ठंडा होने लगा है, ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर लूज करेगा, इट विल मूव टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. और यहाँ आके हमने देखा वो टेम्परेचर फ्रीज हो गया. जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो हमने देखा कि इसका टेम्परेचर पहले ही कम था. जब इसका टेम्परेचर कम था लेकिन बावजूद उसके इसको फ्रीज होने में टाइम ज़्यादा लग गया. सो दिस वॉज द पॉइंट जब वो आके फ्रीज हुआ है. जब वो फ्रीज हुआ तो हमने टेम्परेचर भी मार्क कर लिया एंड द डिफरेंस वाज द लोअरिंग और डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड टू द सॉल्यूशन. सो दिस इज द फ्रोजन स्टेज या फ्रोजन सॉल्वेंट. अब यहाँ से देखोगे फ्रीज हो चुका है तो ये यहाँ तक आ रहा है या इससे नीचे जाए, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे जाना है, इस पॉइंट से नीचे आना है. व्हेन वी कंबाइन दिस टुगेदर वी फाउंड दैट दिस इज अ फ्रोजन सॉल्वेंट. इस टेम्परेचर के बाद वो फ्रीज कर चुका है. इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस विल गिव द slope of the graph, and what is that slope? Delta t. Similarly हम एक बार देखते हैं कि how it elevates. There is an elevation of boiling point. हमने ये भी देखा है कि अगर सॉलिड को डाल दिया जाए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर में, अगर आप शुगर ऐड करते हो इट टेक्स मोर टाइम टू बॉयल. हाउ? देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है when vapor pressure of mixture or solution is equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है, जब नीचे का प्रेशर उसके बराबर हो जाए तो वो बॉयल कर जाएगा. दिस वी नो फ्रॉम क्लास 11. सो for pure solvent, let us say for example water, vapor pressure क्या होता है at a given temperature? एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा, मानते हैं, बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन. तो यहाँ पे आके vapor pressure of water and that of atmosphere becomes equal. लेकिन but for a solution that is solute and the solvent, we know that vapor pressure decreases. करेक्ट. हमें मालूम है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होना ही होना है. किस टेम्परेचर पे? एट 373 केल्विन पर भी उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. अब अगर 373 पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है आई विल नीड टू हीट इट मोर टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर प्रेशर. सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर. तो मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट देयर इज elevation in boiling point of solution always. करेक्ट. ये सिंपल रॉल्स लॉ ने हमें कहा है कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूट के अंदर
सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिलाएंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये रॉल्स लॉ ने कहा है। अब अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉयल करने के लिए मुझे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाना है। अब अगर प्रेशर कम है तो मुझे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। सो येस, देयर इज़ एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हम मानते हैं दैट प्योर सॉल्वेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बॉयल लेट अस से इज TF स्टैंडर्ड, करेक्ट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। फॉर सॉल्यूशन temperature required to boil is TF, and we know from here that TF is more than T0F। कोई दिक्कत उसमें, कोई क्लियर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस इज नॉट द फ्रीजिंग पॉइंट, सो वी कैन जस्ट से बॉइलिंग पॉइंट। सो TB लिखेंगे इसको। अरे बाबा, बीमारी वाला TB नहीं, T के पैर में छोटा सा B है, इसे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। कैपिटल B मत बनाइएगा, लोग थक जाएंगे, लोग बीमार हो जाएंगे। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमें ये भी बताया है कि जितना भी चेंज इन टेम्परेचर होगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा कितना सॉल्यूट अवेलेबल है कितने सॉल्वेंट में। इसीलिए हम इसे मोलैलिटी से रिलेट करेंगे एंड नॉट विद मोलैरिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द solution that we are considering, it is about the mass of the solvent that is important here, right? So we will say that temperature change यानी कि depression elevation in boiling point is directly proportional to molality. And what is molality? Molality is number of moles of solute to mass of solvent in kg, and that is why we use molarity and not molality. Molality is used, not the molarity. So अगर मैं constant of proportionality हटाऊँ तो it will become TB is equal to KBM। आप समझ गए होंगे KBM क्या है। KB क्या है आपका, it is called as बुलोस्कोपिक कांस्टेंट, या हम इसे क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो बच्चों कई नामों से इसको एग्जाम में पूछा जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज। बुलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ब्लड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये सारे नाम किसी एक के ही हैं, दैट इज दी KB, करेक्ट। और इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट होगी केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू बुलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हमें मालूम है क्या होती है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kgs. So we can write small m2, that is mass of solute upon molar mass of the solute multiplied by 1000 upon the mass of solvent। अब हम कैसे यहीं पे मार्क कर लेते हैं, m2 क्या है, given mass of solute in grams। Capital M2 is molar mass of solute in gram. Small m is given mass of solvent in gram, correct? And what is KB? Buloscopic constant, Li constant. And what is delta TB? It is the elevation in boiling point. With this information, let's move on to this
सो के बी इज इक्वल टू, मोलालिटी का साइन यहाँ बना लिया हमने, M2 अपॉन कैपिटल M2 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m1। बच्चों इस पे न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं, आपको मोस्ट ऑफ दी आपको सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, किसी एक की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो आपको निकालना है। एंड 90% ऑफ टाइम आपसे मोलर मास मांगा जाता है, या कभी कभार आपसे डेल्टा टीबी की वैल्यू पूछी जाएगी। सो दिस आर दी मोस्टली क्वेश्चंस आर ऑन मोलर मास। सो वी कैन जस्ट से मोलर मास विल बी इक्वल टू Biloscopic constant given mass of the solute given mass of the solvent into 1000 divided by delta TB। so this, ये बस इतना याद रख लीजिए, आपको इतना ही बहुत है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वी जस्ट नीड दिस वन। तो हमने अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों निकाल दिए हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जरा देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इबुलोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को लिखने से पहले हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? आप लोगों ने ये भी क्लास 9 में किया है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू फ्रीज 1 मोल ऑफ सॉलिड। आपको याद होगा, आपने एंथैल्पी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी थी क्लास 9 में, जहाँ हम ये कह रहे थे कि एक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ हमने सिर्फ उसे रिवर्स किया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज अ सॉलिड इज नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि कितनी हीट वो रिलीज कर देगा। And we know that this will be the same amount of the energy, required to melt 1 mole of solid। ये भी सेम होगी आपकी, यानी कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, राइट। ऑल्सो वी नो कि जो भी आप फ्रीज कर रहे हो या बॉयल कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। वॉलेटाइल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट जो अगर लिक्विड में फेज में आता है तो भी गैस के पार्टिकल्स बनाता है, क्योंकि इस लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर आपको मिलेगा। और हमें मालूम है वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम गैस की टर्म में यूज़ की जाती है, करेक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको गैस कांस्टेंट भी यूज़ करना होगा। सो यहाँ अब हमें क्या चीज़ चाहिए? आर। व्हाट इज दिस? गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट की दो वैल्यूज़ हैं बच्चों जो हम याद रखेंगे। पहली, अगर एनर्जी की फॉर्म में आता है तो 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन, और दूसरी वैल्यू आप जो ध्यान में रखेंगे बहुत पुरानी है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर वो कैलोरी एनर्जी के फॉर्म में मांगता है, एनर्जी को कैलोरी में ले रहा है तो 2 आप इसकी वैल्यू लीजिएगा अगर वो हीट की बात कर रहा है। और अगर वो आपको प्रेशर से रिलेट कर रहा है, गैस प्रेशर का, वेपर प्रेशर की बात करता है, तो आपने 8.314 की वैल्यू लेनी है, करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे रिलेट करेंगे हम। इट इज़ इक्वल टू, हमने क्या कहा था, चलिए हम लोग बेस से लेते हैं इसको, डेल्टा टी एफ से लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन स्मॉल एम, करेक्ट। अब हमने के एफ लेना है, के एफ लेंगे तो सारी की सारी टर्म डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में चली जाएंगी। सो आई कैन से m2 इंटू m1 इंटू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई m2 इंटू 1000 लिखा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ हमने क्या कहा है? मोलर एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू फ्रीज 1 मोल ऑफ सॉलिड। 1 मोल ऑफ सॉलिड का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू फ्रीज 1 मोल ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉलिड को ले लेते हैं। सॉलिड क्या है हमारा यहाँ पे? m2 एंड कैपिटल M2, स्मॉल m2 एंड कैपिटल M2। इसको फ्रीज करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे?
हम लिखेंगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर इंटू मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर का, यानी कि ओरिजिनल जो फ्रीजिंग टेम्परेचर अब हमें मिलेगा वो का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन हीट, करेक्ट। और ये जो फ्यूजन हीट आपको यूजुअली दी जाएगी किलो जूल पर मोल में गिवन होगी। सो आप समझ गए होंगे आर की वैल्यू अगर जूल मोल में गिवन है एच की वैल्यू, तो आपने आर की वैल्यू 8.314 लिखना है। बच्चों इसका हमें डेरिवेशन करना नहीं है, इसलिए इसको हमें डायरेक्टली यूं ही याद रखना है दैट अगर हम इसे गैस कांस्टेंट से रिलेट करेंगे तो इसको डेल्टा टी बी यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपर एच ले लेंगे। यानी कि अगर हम फ्रीज करने की बात करें तो डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन यूज़ करोगे, और अगर आप बॉयल करने की बात करें तो डेल्टा एच वेपराइजेशन का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। वेयर टी एफ, ये टी एफ नॉट एंड नॉट आएगा बिकॉज टी एफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and TB naught is equal to boiling point of pure solvent, करेक्ट। ये आपको गिवन होगा, आर की वैल्यू गिवन होगी, के बी की वैल्यू आपको या तो निकालनी होगी या गिवन होगी, और आपको गिवन मास निकालना पड़ेगा ऑफ द सॉल्यूट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखेंगे हम लोग, सो दिस इज द वेपर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ देखें तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होगा, ये रहा आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेट अस से दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये गया आपका स्केल पे एंड दिस वन, तो ये आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ गया स्टैंडर्ड, करेक्ट। अब हमने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट को ये रेज कर देता है और वेपर प्रेशर को कम करेगा। सो वेपर प्रेशर लेट अस से ऑफ द सॉल्यूशन ये आ गया, क्योंकि वेपर प्रेशर ने तो कम होना है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये डाउन आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, देखो इस टेम्परेचर पे आया तो ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं, इस पॉइंट पे आके बॉयल नहीं कर रहा है। इट हैज़ टू रीच एट दिस टेम्परेचर, यानी कि इस प्रेशर के ऊपर उसको पहुंचना है। तो इस प्रेशर को पहुंचने के लिए इट विल टेक मोर टाइम। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रेशर जहाँ पे बराबर हो गया है। सो ये देखिए आपका टी बी आ गया। सो व्हाट इज दिस डिफरेंस, दिस इज दी डेल्टा टी बी। सो आप समझ रहे हैं, सॉल्वेंट का ये था वेपर प्रेशर और ये बॉयल हुआ 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट जब यहाँ इस टेम्परेचर पे पहुंचा टी बी नॉट पे बॉयल नहीं होगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। सो इट हैज़ टू रीच मोर, इट विल बी हीटेड मोर। सो यहाँ पहुँचेगा तब जाके बॉयल करेगा। सो इट हैज़ इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली एक बार फिर से आप फ्रीजिंग वाला देखिए, ये था लिक्विड सॉल्वेंट आपका जिसका वेपर प्रेशर यहाँ है, दिस इज इन एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर। देखिए इसका वेपर प्रेशर ये है थोड़ा ऊपर, उससे नीचे चले जाएं तो वेपर प्रेशर डाउन आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ देखें तो इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। कम हो गया, ठीक है जी। इस टेम्परेचर पर आया, जब ये खुद फ्रीज हो गया तो ये फ्रीज नहीं हुआ, इट हैज़ टू मूव फर्दर। जब फर्दर मूव किया, टेम्परेचर और कम करना पड़ा, तब जाके ये फ्रीज हुआ है। सो दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नोन एज डेल्टा टी एफ। और देखिए ये भी फ्रोजन है, अब ये भी फ्रोजन है, दे आर एट द सेम लेवल। सो दैट इज वाई नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फ्रोजन सॉल्वेंट, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, दिस इज द फ्रोजन सॉल्वेंट। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water। तो आपको क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, is dissolved in 1 kg of water in a saucepan। 1 kg of water is the solvent given to you। Question is, at what temperature will water boil at 1.013 bar, which is approximately equal to 1 atmosphere pressure। तो दे आर आस्किंग कि पहले 1 kg वाटर को अगर मैं बॉयल करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर 1.013 बार।
नाउ ही सेज जब मैंने उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है तो टेल मी कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा। एंड आपको बॉइलिंग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट आपको गिवन है, के बी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ ग्लूकोज 18 ग्राम्स, और हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर विच इज़ इक्वल टू 1 kg। प्रेशर गिवन है आपको 1.013 बार, और आपको Kb गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये वैल्यूज़ और ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है एंड दे आर आस्किंग यू कि आप हमें Tb बताएंगे, बिकॉज Tb नॉट हमें मालूम है वो क्या होगा इसमें 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। करेक्ट, आपको Tb बताना है। Tb बताने के लिए अगर मेरे पास डेल्टा T निकल जाए तो आई एम एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। सो हमें मालूम है दैट डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb given mass of solute upon given mass of solvent into 1000 upon molecular mass of solute। करेक्ट है। अब molecular mass of solute निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला गिवन है आपको C6H12O6। निकालेंगे तो क्या 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन 8 दूनी 16 सो कितना हो गया 7 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96 96 कितना हो गया 0 × 180 ग्राम। ठीक, आपके पास मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M2 निकल गया, मॉलिक्यूलर मास हमें मिल गया। डेल्टा Tb निकालना है, Kb गिवन है, M2 गिवन है, M1 गिवन है, 1000 हमें पता है, M2 हमने निकाल लिया। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। Kb की वैल्यू है 0.12 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास गिवन इन केजीज। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन केजीज, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 हो जाएगा, या ऊपर आप 1000 ना लें, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। सो इट बिकम्स 0.1 मोल। सो इट कम्स आउट टू बी 0.0152 Kelvin. This is what delta Tb. For water we know Tb not क्या होता है 373 Kelvin। अब हमें पता है दिस इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वैसे भी देखिए पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा ना। सो इट मीन्स Tb क्या रहेगा आपका Tb नॉट प्लस डेल्टा Tb। वाई? बिकॉज वी नो फॉर बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा Tb इज इक्वल टू Tb माइनस Tb नॉट। सो Tb कितना हो जाएगा डेल्टा Tb प्लस Tb नॉट। 373 प्लस 0.0152 विच कम्स आउट टू बी 373.0152 Kelvin। मार्जिनल चेंज होगा लेकिन देयर विल बी एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट हो जाएगा 373.052 ओके प्लस 0.052, इट इज़ 002.373। सो कुछ बुक्स में आपको ये आंसर भी मिल सकता है। इफ़ यू जस्ट टेक 373 Kelvin तो 0.052 आप ऐड कर देंगे। So this is Tb naught plus delta Tb, you will get Tb. So this is the elevation in boiling point. Similarly अब क्वेश्चन देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 2.9 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed in 600 gram of water. So M2 is given, M1 is given, which is the mass of solute, mass of solvent. यहाँ से आप molecular mass of solute कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट
द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपको डेल्टा टी भी निकालना है और डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी एफ निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर क्या, फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या निकलेगा, दोनों ही चीज़ें आपको निकालनी है। सो हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2. Mass of water is given 600 gram, that is solvent water, and they are asking you calculate the freezing point depression माने डेल्टा TF आपको बताना है and the freezing point of the solution यानी कि TF भी आपको बताना है, आपको दोनों चीज़ें बतानी है। एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ एडिशनली याद रखेंगे जो कि मिसिंग है, दैट इज़ द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल। इट इज़ 1.86 केल्विन kg पर मोल। ओके, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होता। सो इट इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ फॉर वाटर। सो नाउ आपको याद रहेगा डेल्टा टी एफ इज़ गिवन बाय के एफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल है, वैल्यूज़ पुट कीजिए 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600 ग्राम। और यहाँ से हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो ये कितना, सॉल्यूट का निकालेंगे कितना होगा 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। सो इट इज़ 24 प्लस 6 प्लस 32 एंड इट कम्स आउट टू बी 62 ग्राम्स। सो यहाँ आप डिवाइड कर देंगे इसको 62 के साथ। क्योंकि ये वाटर की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है टी एफ नॉट क्या हो जाएगा आपका 273 केल्विन, बिकॉज वाटर है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। सो टी नॉट हमारे पास है, डेल्टा टी एफ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। सो डेल्टा टी एफ ऑन कैलकुलेशन आपके पास यहाँ आ जाएगा 2.25 केल्विन और टी एफ नॉट हमें पता चल गया है। सो वी कैन से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब आपका जो स्टैंडर्ड वाला है वो ज़्यादा रहेगा। सो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सो विच इज़ इक्वल टू टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ minus delta TF. So we know it is 273 Kelvin minus 2.25, which comes out to be 270.75 Kelvin. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, अब 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में कुछ डिज़ोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन प्योर का आपको दे दिया गया है 353.23 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज्ड टू 354.11 केल्विन। ये आपको उसने टी बी दे दिया है और ये टी बी नॉट दे दिया है। ही इज़ आस्किंग कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको बताना है। के बी फॉर बेंजीन इज़ गिवन 2.53 केल्विन kg पर मोल। इस तरह के जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ऑलमोस्ट सब वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। सो फटाफट मार्क करते हैं हमें क्या क्या गिवन है। टी बी नॉट गिवन है आपको 353.23 केल्विन। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है
बेंजीन का मास है आपको गिवन 90 ग्राम्स, उसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज हमें पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6. सो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, तो ये कम्स आउट टू बी 72 प्लस 6 दैट इज़ 78 ग्राम्स. ठीक, इसके बाद उसने हमें Kb गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2.53 Kelvin kg per mole. He has given you Tb also, that is 354.11 Kelvin. यहाँ से अब हमें क्या करना है, he is asking the molecular mass of solute आपको हमें बताना है. So you have to find out the M2. करेक्ट. देखिए अब सॉल्यूशन में हमें क्या क्या देखना है. सबसे पहला वी नो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Tb is equal to Kb given mass of solute upon molecular mass of solute multiplied by 1000 upon mass of solvent in grams. ठीक, ओके. आपको mass of solvent भी given है which is 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. उसने सॉल्यूट का नाम नहीं बताया क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए दिया है. सो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है. डेल्टा Tb निकाल लेते हैं पहले. डेल्टा Tb क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है, इसका मतलब Tb माइनस T0b. सो 354.11 माइनस 353.23 which comes out to be 11 minus 3 8, 10 minus 2 8, that is 0.88 Kelvin आ जाएगा आपके पास डेल्टा T. डेल्टा Tb की वैल्यू मिल गई, Kb की गिवन है, M2 गिवन है, M1 गिवन है, M2 निकालना है. सो कैपिटल M2 विल बी इक्वल टू Kb इंटू M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा Tb इंटू M1. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. 2.53 मल्टीप्लाइड बाई M2 आपको गिवन है 1.80 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.88 इंटू मास इज गिवन 90 ग्राम. करेक्ट. आप डेसिमल से डेसिमल को हटा सकते हैं. 90 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आपके पास, इधर से करोगे तो 44 आ जाएगा. सो यू विल गेट 2530 डिवाइडेड बाई 44. इसके भी आप फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं. 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 5 10 अपॉन 22. एंड ऑन सॉल्विंग दिस अगर हम देखें तो 22 है डिवाइडेड बाय 22. सो 22 बाई पंजे 110. सो इट विल बी अराउंड 7.5 ग्राम पर मोल. ठीक. So the molecular mass of your solute is coming out to be 57.5 gram. सिंपल है. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. हमने बॉइलिंग का देख लिया. एक और चलिए एक और फ्रीजिंग वाला देखते हैं. क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन. अब हमें पता है 50 ग्राम बेंजीन है, ज़्यादा है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है. मास ऑफ सॉल्यूट गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन. लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन. डेल्टा TF गिवन है. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन Kb KF गिवन है. K.12 5.12 केल्विन kg पर मोल. फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. इस क्वेश्चन को आप बिना NCERT की हेल्प लिए एक बार सॉल्व कीजिए आंसर को हाइड करके. ट्राई टू सॉल्व इट. पॉज कीजिए, आंसर को हाइड कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर ये सॉल्व नहीं होता है एटलीस्ट गिवन क्या क्या है उसे मेंशन कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट. नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा. चलिए अब हम करते हैं. हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 50 ग्राम. और ये सॉल्वेंट क्या है आपका बेंजीन. और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला है. सो वो भी हमें पता है. M1 निकाल रहे हैं हम लोग तो 78 ग्राम. ऑल्दो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब चलो
we don't mind calculating it. Now he is asking you have to find out M2 when delta TF is given to you 0.40 Kelvin, KF is given to you 5.12 Kelvin kg per mole. करेक्ट. सो सॉल्यूशन में आप देखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M2 अपॉन कैपिटल M2 इंटू 1000 अपॉन M1. करेक्ट. मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसको सेपरेट कर लेते हैं. M2 इज इक्वल टू KF M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू M1. Just put your values and find out the answer. 5.12 multiplied by 1 into 1000 divided by 0.40 into 50. This is the given mass of your solvent. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. डेसिमल से आप डेसिमल हटा सकते हैं. एक ज़ीरो कैंसिल कर लिए, 5 से एक ज़ीरो कैंसिल किया इसके साथ. सो यू विल गेट 5 4 20. 5120 अपॉन 20, 2 से 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. सो विल गेट 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12. So it is 256 grams per mole. So the molecular mass of the solute is 256 grams. That's it.